हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो बनाते समय या जब से कभी कभार मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पड़ोसी मुल्क का नाम लेकर के कभी वीडियो बनाऊँगा या मैं उस पर कभी अपना समय दूँगा। लेकिन विगत हफ्ते में कुछ ऐसी घटना घटी वहाँ पर कि अपने देश के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को भी ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि आप कहाँ पर हैं, और हमें ये जानना चाहिए कि हमारे बगल में कौन है। मेरे पाकिस्तान के भाइयों, अभी भी आपके पास समय है कि आप अपने देश को बचा सकते हैं। अभी भी समय, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप वापस 1 मिनट रुक करके आप सोचिए, मनन करिए कि आपके देश में पिछले सप्ताह क्या हुआ। घटना सब लोगों ने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, तमाम न्यूज़ चैनल पर सुना होगा कि एक महिला जिसने एक डिजाइनर कपड़ा पहना हुआ था, उस पर अरेबिक में, अरबी भाषा में, जो कि कतर का डिजाइनर फैशन था, सलवार कुर्ता, उस पर हेलू लिखा था। और लोगों ने उसे घेर लिया कि इस पर कुछ धार्मिक चीज़ लिखी है जिससे धर्म की ब्लास्फेमी होती है, और तो इसे ये नहीं करना चाहिए, लिहाजा ये जो है इनके खिलाफ जो कानून के हिसाब से, धार्मिक कानून के हिसाब से सज़ा दी जाए। तो उसके लिए वहाँ के जो धार्मिक प्रमुख होते हैं, जिनको वहाँ पे मुल्ला कहते हैं, तो उसमें कई लोग आए, उसको रिसर्च किए, कपड़ा फैला करके देखा उखा, तो उन लोगों ने कहा कि हम इस चीज़ को नहीं पढ़ सकते, क्या लिखा हुआ है। फिर किसी ने पढ़ा कि इसमें हलवा लिखा है, खाने वाला हलवा। फिर उसके बाद एक कोई पुलिस की लेडी आई, उसको बुला के ले गई, थाने आने में ले गई, कहाँ करी उसके बाद वो लेडी माफ़ी मांगी। अब आप सोचिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। जो कानून का रखवाला है, उसे अपना कानून लागू करने में कितनी समस्या हो रही है, हाथ जोड़ रही है वो। और उसके बाद अगर उसने खाली अपनी ड्यूटी निभाया तो उसे क्या क्या हुआ, तारीफ़ हो रही है। जो उसकी नॉर्मल ड्यूटी है उसे वही करना ही है, उसे लोग पुरस्कार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और वो लड़की जो बेगुनाह थी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी सबके सामने, और अपने बारे में बताना पड़ा कि हम लोग अपने धर्म को बहुत पवित्रता से उसका पालन करते हैं। और जो भीड़ गलत काम कर रही थी, वो फिर उसी तरह से खुले घूम रही है। और जो धार्मिक लोग थे वो पढ़ नहीं पा रहे थे, जिनको आपने बुलाया वहाँ पे। तो ये स्थिति किधर ले जा रहे हैं आप इस चीज़ को। और फिर दिनों दिन ये घटना अगल बगल होने लगेगी, और जितने आदमी रहेंगे उतने जो है समस्याएं रहेंगी। तो एक स्टेज के बाद ये वापस आना बहुत मुश्किल है। और हमारे देश हिंदुस्तान में भी लोगों को समझना चाहिए कि आपके बगल में एक ऐसा देश है जो इस तरह से बिगड़ चुका है। इसको सेप्टिसीमिया आप कह सकते हैं। अब समझिए कि पाकिस्तान को सेप्टिसीमिया हो चुका है, और अब वो कैसे बचेगा, बहुत मुश्किल है। कहा जाता है 35% अगर इन्फ्लेशन पहुंच जाती है तो वापस आना मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। आपस में कोहेसिवनेस नहीं है, स्टेट्स में आपस में कोई संपर्क नहीं है। वहाँ पे एथनिक लाइंस पे स्टेट बने हुए हैं, और एक दूसरे पर बहुत कंपेटिटिव, नेगेटिव कंपटीशन है। एजुकेशन में हर जगह इस तरह से आपने उसको बिगाड़ रखा कि कोई फंडामेंटल थिंकिंग नहीं है, कोई एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे आप बताइए। आपको खुद सोचना पड़ेगा
तो अब किसको सोचना पड़े? पाकिस्तान की जनता को ये सोचना चाहिए कि इसका समाधान कैसे करें, किस तरह से करें। तो संस्कृत में एक कहावत कही जाती है कि महाजनाः ये न गतः सह पंथः, यानी कि अपने से बड़े लोग जिस रास्ते से चले हैं उसी का अनुकरण करें, वही उचित रास्ता है। आपके बगल में कई देश हैं, यहाँ तक कि सबसे करीब आपका अफगानिस्तान है। अगर आप भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, फिर देखिए अफगानिस्तान भी अपने आप को किस तरह से रिफॉर्म कर रहा है, अपनी सोच कैसे बदल रहा है। आपसे टूट के अलग हुआ बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और हिंदुस्तान तो आप अपना हमेशा उसको दुश्मन ही मानते हैं। मैं तो कुछ सलाह दूंगा कि आप यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता को अपने लिए सकारात्मक रूप से खड़े हो जाना चाहिए और यही अच्छा समय है। अरे यार, तुम लोग कैसे नागरिक हो कि एक आदमी लंदन से आता है, जिसका घर भी लंदन है, जिसके बच्चे लंदन में हैं, आया शासन करके चला गया, उसको आप वोट देते हैं, उसको आप स्वीकार करते हैं। हर आदमी की डुअल सिटीजनशिप है, चाहे यहाँ के नागरिक रहो चाहे वहाँ के नागरिक रहो। सुना वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हुई, अभी तक लोग मुजरा कराते अपने घरों में बुला करके। हाँ, ये सब कोई सही है? ये 21वीं सदी 22वीं सदी आने वाली है, 21वीं सदी 25 साल गुजर गए। तो अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा और वही आपका जिहाद है। आप अपने देश को सबसे सफल रूप में बनाइए, उसके खिलाफ आप गरीबी के खिलाफ, जैसे मोदी जी ने पहली बार कहा था कि आइए गरीबी के खिलाफ लड़ें, आइए बेरोजगारी के खिलाफ लड़ें, आइए आर्थिक स्थिति के खिलाफ लड़ें। इन सब खिलाफ आप लड़िए, पूरी जनता एकजुट हो और सही नेता चुनिए और आगे बढ़िए, किसी से तुलना मत करिए। आजकल तमाम यूट्यूब के सुल्तान हैं पाकिस्तान के। हाँ, कोई पतली वाली हैं, कोई लिपस्टिक वाली हैं, कोई काजल वाली हैं, कोई मोटे वाले हैं, कोई प्रोफेसर साहब बने घूम रहे हैं, कोई गंजे श्रीमान जी जो खोपड़ी में तेल लगा के हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। ये सब दिखावा करते हैं। इनको हिंदुस्तान से अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाना होता है ताकि इनकी दाल रोटी चल सके। उसमें तमाम ऐसे हैं जो अपने देश पाकिस्तान की बुराई करेंगे, हिंदुस्तान की तारीफ़ करेंगे। क्यों ऐसा करते हो भाई? अगर तुमको हिंदुस्तान अच्छा लगा तो उसकी कुछ पॉलिसी को तुम लगाओ ना, अपने सरकार में, अपने देश में, अपने घर में ही लगाओ कम से कम। कि खाली टीवी पे बैठ करके रिकॉर्डिंग कर लेना, यूट्यूब पे अपलोड कर देना, तुम्हारी दाल रोटी इसी से चले, तो ये सही चीज़ नहीं है। वफ़ादार बनिए आप, अकाउंटेबिलिटी रखिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। एक छोटा सा देखिए ताइवान है, कंबोडिया वियतनाम की लड़ाई किसको भूल गई? आप पुराने मैगजीन उठा के देखिए कंबोडिया की हालत क्या थी। हैं, खोपड़ी से कितना बड़ा वो टावर बना दिए थे कंबोडिया में, जो लड़ाई चल रही थी कंबोडिया वियतनाम की। तो मैं आप लोग से ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन यह है कि हर एक पाकिस्तानी को अपने देश को सजाने संवारने और उसे आगे बढ़ाने का हक है। और वो आपके लिए भी सही है और हमारे लिए भी सही है। एक कोई देश अमीर हो, उसके बगल में ये लगे कि कोई उसके घर खाना नहीं बन रहा है, तो खराब लगता है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक मजबूत पाकिस्तान भारत के हित में है। सही बात है, एक कमज़ोर पाकिस्तान भारत के हित में नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको नाम अपने देश का अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं तो आप चलिए उसका नाम बदलिए, उसका नाम रखिए न्यू इंडिया, और उसको सेक्युलर बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखिए, एजुकेशन सिस्टम इंडिया से लीजिए। आपके तमाम यूट्यूब के सुल्तान बोलते हैं
आईआईटी, आईआईएम। अरे भाई, आईआईटी, आईआईएम खोलने से थोड़ा कुछ होगा, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए ना। कहीं आईआईटी खोल दें और उसमें से मदरसे से पढ़े हुए या स्कूल से, संस्कृत पाठशाला से पढ़े हुए लड़के आके क्या पढ़ लेंगे? उनको बेसिक एनसीईआरटी जब कक्षा 6 से पढ़ते हैं बच्चे, 6 क्लास से। यार जब वीडियो चला बनाने चलते हैं तो जम्हाई बहुत आती, पता नहीं क्यों। अब देखें किसी दर्शक भाई को इसका कोई आइडिया हो तो बताए। जब वीडियो चलाएंगे तो बस प्यास लगेगी, जम्हाई आएगी, और नहीं दिन भर बैठे रहो। हाँ, तो सिलेबस, पाठ्यक्रम उस तरह से मैंने रीजनेबल थिंकिंग डेवलप करिए, सोच, और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करिए। मैं तो एक जर्नल का एडिटर हूँ, मैं देखता हूँ पाकिस्तान से मेरे पास एक पेपर आया था, और जो किसी सऊदी अरेबियन का था, पाकिस्तान को भी नहीं था। तो ये तो मतलब बट नेचुरल है कि विज्ञान के साथ जीना है, अभिज्ञान को सीखना भी है ना। उसके साथ रहिए। तो खाली दूसरे देश में, हिंदुस्तान में आईआईटी, हिंदुस्तान में आईआईएम, उसके बाद बोलेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अरे यार, रोज यहाँ कुछ न कुछ हो रहा, कोई कितना गिनाए, हम लोग गिना नहीं सकते। भारत का विकास कोई एक इंसान नहीं गिना सकता, उसको 1000 पेज की किताब लिखी जाए, जितना विकास मोदी जी के आने के बाद हुआ है। हम लोग यहाँ का जो इंटेलिजेंसिया है वो क्रिटिकल होता है, ठीक है, वो कोई भी हो, सरकार उसकी बुराई ही करता है यहाँ का इंटेलिजेंसिया, और उसमें करीब 25-30% लोग वोट भी देने नहीं जाते। लेकिन इस समय ऐसे से हर आदमी संतुष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट है, चाहे किसी पार्टी का हो। वो मोदी जी के कार्य से और देश के विकास से संतुष्ट है। आप चाहे ग्रास रूट लेवल पे देखिए, चाहे एकदम टॉप लेवल पे देखिए, चाहे नेशनल देखिए, चाहे इंटरनेशनल देखिए, चाहे गांव में जा कर के देखिए। गांव में हम गए थे, देख के आए, घर घर टोंटी लग रही है पानी की। हाँ, गांव में पानी के लिए लड़ाई होती थी। बड़े लोग छोटे लोगों को अपने कुएं से, बहुत पहले की बात, जब कुएं थे, हैंड पाइप नहीं थे, तो कुएं से पानी ले जाने के लिए मना कर देते। सब बदल गया है यहाँ पे, सब एडवांस हो गए, सबके पास गांव में टाटा की गाड़ियां घूम रही, फर्राटे भर रही हैं, चाहे जिस कास्ट का हो। सबके अपने मकान हैं, जिसके मकान नहीं थे उन्होंने मोदी जी ने दे दिया। तो इसी तरह से करो ना भाई विकास, अपने देश को सजाओ संवारो। अब जमींदारी होने से वहाँ कुछ लोग बहुत अमीर हैं, घर में बुला के मुजरा कराते हैं, और गरीब बेचारे बहुत गरीब हैं। हम लोग तो सुन के रह जाते हैं कि 400 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। पे आमदनी कुछ है नहीं, इन्फ्लेशन 35%, तो 600 रुपये किलो खरीदता कौन है? तो लोग खाते क्या हैं, धंधा कैसे करते हैं, जॉब क्या करते हैं? ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कंपनी है, ना कोई सर्विस सेक्टर है, ना कोई एग्रीकल्चर है। इतना बढ़िया आपको गंगा जमुना का मैदान मिला हुआ था, उसके बाद आप क्या कर डाले उसको? अभी भी समय है भाई, आप पाकिस्तान को बढ़िया बनाइए। और आप चाहें तो देखिए, यहाँ पे जितने भी हिल स्टेशन हैं, नैनीताल, मसूरी, लैंसडाउन, और भी, और ऊपर भी जा सकते हैं आप, सब फ्राइडे सैटरडे संडे फुल रहते हैं, जाम हो जाता है। मसूरी जाने में जाम लग जाएगा, लैंसडाउन में जाम लग जाएगा, लोग होटल में कमरे नहीं मिलते। इसी चीज़ को आप खोल दीजिए अपना बॉर्डर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 6 महीने के भीतर भीतर केवल दिल्ली से इतने आदमी आपके यहाँ जाएंगे घूमने, पाकिस्तान घूमने, इस्लामाबाद घूमने, और आगे जो खैबर पख्तूनख्वा वो सब घूमने, और बहुत तो लाहौर जाएंगे गाना सुनने भाई जी लोगों का। टूरिज़्म बढ़ेगा आपका। हम लोग भी चाहते हैं कराची हलवा खाएं, छोला भटूरा खाएं, जो मांसाहारी लोग हैं वहाँ की बिरयानी खाएंगे, और भी जो जाने क्या क्या बनता है, क्या बोलते हैं, स्टू बोलते हैं शायद, हाँ, स्टू खाने जाएंगे लोग। रहो ना यार मिल करके। पता नहीं क्या उसी में तुम लोग देख तो रहे हो कि
अरेबिक वर्ल्ड कैसे भारत के साथ जुड़ गया। तो आप अपनी पहचान बनाइए एक प्रोग्रेसिव कंट्री के रूप में। रिट्रोग्रेसिव कंट्री इसको हम समझाना नहीं चाहते, क्योंकि आपके रिलीजन के हिसाब से कंट्राडिक्शन है, लेकिन आउटलाइन में हम एक चीज़ ये बोलते हैं कि सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि किसी चीज़ को, मैंने एक साइकोलॉजी किताब पढ़ा परसुएशन की, साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, उसमें लिखा हुआ था, जिसका मैंने केवल 4 पेज अभी पढ़ा है। उसमें लिखा है कि किसी चीज़ को उसी रूप में बने रहने के लिए परिवर्तन होते रहना चाहिए। अब बताओ, वो वैसे ही रहे, उसमें चेंज होना चाहिए। अब चेंज किस चीज़ का होना चाहिए? जो चेंज हो सकता है ना। तो वाई एक्सिस में आप चेंज करते रहिए, एक्स एक्सिस तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, तो अपने हिसाब से चलेगा ही। आपका कंट्री इंटैक्ट रहे, उसके लिए आप वाई एक्सिस पे प्रोग्रेस करिए। तो बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन उसी घटना से थोड़ा सा ये लगा कि एक चीज़ मेरा बोलना थोड़ा सा पड़ोसी के नाते एक जिम्मेदारी में आता है कि भाई ये बहुत ही मतलब बहुत दुखद घटना है जो होना नहीं चाहिए, और किसी भी तरीके से इसे वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। और तब ये भी है कि जब, अब उसमें क्या है, देखिए इतने लोग आए और कोई ये नहीं पढ़ पा रहा कि उसमें लिखा क्या है। मतलब बिना समझे आप भीड़ एकदम टूट पड़े। तो यही ना समझी से आपने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया ना, किसी की जान के पीछे या अपने ईमान के पीछे। तो समझदारी विकसित होनी चाहिए। मेरे कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि समझदार बनिए भाई, रिलीजन के प्रति भी समझदार रहिए, अपने देश के प्रति भी रहिए, और वहाँ की जनता के लिए भी रहिए। बाकी वहाँ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के प्रति, ईसाई के प्रति और सिखों के प्रति आप क्या करते हैं वो दुनिया जानती। मुझे कहने की उसमें कोई अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। उसे आप ही सोचिए क्या करते हैं, है ना। अब आपको अपने लिए सोचने का समय आ गया, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अब आप अगर अब भी अपने आप को गलत फहमी में रखेंगे तो फिर वो कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन आदमी एक देखता तो है, पहचानता तो है। जो चीज़ बिगड़ चुका आप खुद सोचिए उसको बनाने में कितना समय लग जाएगा। तो पहले जो बिगड़ गया उसको बनाइए, फिर आगे बढ़िए। यानी आपको नेगेटिव से जीरो पे आना है, जीरो से फिर ऊपर एक्स एक्सिस पे जाना है। वाई एक्सिस पे जो टाइम है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लगातार चलता जा रहा है। उसे तो आप समय को नहीं रोक सकते ना। समय बीत गया और समय ऐसे ही बीतता जाएगा तो आप क्या कर लेंगे। जो आदमी एमए में चला गया और हाई स्कूल इंटर में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो क्या उसको फिर से आप वो पूरी पीढ़ी ख़त्म होनी पड़ेगी। आप सोच लीजिए, एक पीढ़ी की लाइफ 20, 25, 30 साल, 40 साल एक्टिव लाइफ होती है। लेकिन अगर आप आज से शुरू करेंगे तो आपके देश में थोड़ा बहुत परिवर्तन जो दिखाई पड़ेगा वो कम से कम 20, 22 साल बाद दिखाई पड़ेगा। तो अगर सब लोग, पूरी सरकार, पूरी जनता, पूरा वातावरण और सब कुछ सही चले, परिवर्तन पॉजिटिव डायरेक्शन में लीजिए, तो जो पहले चेंज परिवर्तन दिखेगा सकारात्मक, उसमें भी 20 बरस लग जाएंगे। 20 साल का प्रोग्राम मान के चलिए, आपका गेस्टेशन पीरियड 20 ईयर्स का है पॉजिटिव साइड में, समझे आप। तो इसी इन्हीं बातों के साथ में जो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग खुशहाल रहिए और अपने देश को बनाइए, और सभी लोग वीज़ा लेकर के आइए, यहाँ पे भारत आइए, भारत का वीज़ा लेके आइए, घूमिए टहलिए। जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तब आपको लगेगा कि हिंदुस्तान कैसा है। जय श्री राम। एक बार और कहें, जय श्री राम। और
भारत माता की जय। आजकल कुछ यूट्यूबर ये भी बोलते हैं क्या, हर हर महादेव। दिखावा है, पूजा मन के अंदर होती है, लेकिन फिर भी जय श्री राम तो यहाँ पे कहा जाता है। आदमी सीताराम कह देता है, जय सिया राम। ये संबोधन एक दूसरे को नमस्कार करने की भाषा है, तो उसी रूप में आप समझिए, जय श्री राम।